सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ आज के इस सेशन में हम मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन रीड इंग्लिश के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक को हम इस सेशन में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चंस, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं कि सर हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं लेकिन हमें ऑथेंटिक क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं। जिस प्रकार की टेस्ट सीरीज मार्केट में है, अनावश्यक क्वेश्चंस, अनुपयोगी क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा भरमार है। इसलिए हम चाहेंगे कि इस सेशन में हम आपकी इन सभी शंकाओं का समाधान कर दें और इस टॉपिक को बिल्कुल कंप्लीट कर दें आज इसको। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं बिना ज़्यादा समय गवाए। द मोस्ट कॉमन असेसमेंट मेथड्स, क्वेश्चन के कीवर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में पूछा गया है द टू मोस्ट कॉमन असेसमेंट मेथड्स आर लिस्टेड एज फॉलोज। पूछा ये है कि दो जो मोस्ट कॉमन असेसमेंट मेथड्स हैं वो इनमें से कौन से हैं। आगे क्वेश्चन को आपको पूरा पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है। एज फॉलोज फॉर द टीचर्स रेफरेंस, टीचर के रेफरेंस के लिए दो सबसे कॉमन असेसमेंट मेथड्स कौन से हैं तो आप सब जानते हैं, एक होता है ऐसे समेटिव असेसमेंट और एक होता है एफ ए फॉर्मेटिव असेसमेंट। दो असेसमेंट है, ऐसे और एक एफ ए समेटिव असेसमेंट और फॉर्मेटिव असेसमेंट। इनकी चर्चा हम आगे क्वेश्चंस में भी करेंगे। थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूं। समेटिव असेसमेंट का मकसद होता है ग्रेड देना, ग्रेड के लिए होता है। ये टर्मिनल नेचर का होता है, TERMINAL, टर्मिनल नेचर का होता है। ये एंड ऑफ द सेशन, एंड ऑफ द यूनिट, एंड ऑफ द कोर्स होता है। FA ये डेवलपमेंटल नेचर का होता है। इसका मकसद ग्रेड देना नहीं होता है, इसका मतलब फीडबैक देना होता है। इसका जो मकसद होता है वो फीडबैक देना होता है। ये ड्यूरिंग द सेशन होता है, सेशन के दौरान होता है। ठीक है, इसका डेवलपमेंटल नेचर होता है, DEVELOP डेवलपमेंटल नेचर होता है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो समेटिव असेसमेंट एंड समेटिव फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट, ये दो प्रकार के असेसमेंट इसमें आ जाएंगे। कम्युलेटिव असेसमेंट होता है जो समग्र होता है, सारी चीजों को मिला के वो कम्युलेटिव होता है और उसके बाद ये सारी चीजें हैं फॉर्मेटिव, ये आप समझ लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, द टेक्निक ऑफ इवेल्युएशन इज, जब आप इवेल्युएट करते हैं, जब आप मूल्यांकन करते हैं तो आपके पास कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स होने चाहिए। यू मस्ट हैव सम टूल्स एंड टेक्निक्स। तो इनमें से कौन से टूल्स और टेक्निक्स हैं? रेटिंग स्केल कंफर्म होता है, रेटिंग स्केल। क्वेश्चनिंग या क्वेश्चनेयर्स होते हैं, प्रश्नावली जो है वो भी होती हैं, उसके माध्यम से भी इवेल्युएशन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। केस हिस्ट्री ये भी मूल्यांकन का एक तरीका होता है। ऑल ऑफ दीज, तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। और बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, वो भी आपको पढ़ने चाहिए। जिस प्रकार से इंटरव्यू है, इंटरव्यू एक टूल है, उसके बाद रूब्रिक्स है, रूब्रिक्स एक टूल है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। उसके बाद देखिएगा, द पर्पज ऑफ इवेल्युएशन इज, इवेल्युएशन का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य को ध्यान में रख के मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले है टू नो अबाउट द बिहेवियर चेंजेस, टू नो अबाउट द बिहेवियर चेंजेस इन द स्टूडेंट। बिल्कुल सही बात है। ये मूल्यांकन में बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन को आंका जाता है। बच्चे के किस प्रकार के उसके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, नकारात्मक सकारात्मक, ये चीज़ें इवेल्युएशन में परखी जाती हैं, जांची जाती हैं। टू हेल्प इम्प्रूव स्कूल कम्युनिटी रिलेशनशिप, हाँ, मूल्यांकन के माध्यम से ये भी किया जाता है, स्कूल और कम्युनिटी के बीच जो रिलेशन है उसको मजबूत किया जाता है। बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि सर स्कूल और कम्युनिटी के रिलेशन का मूल्यांकन से क्या लेना देना है। जब आप बच्चों का मूल्यांकन करेंगे, उनका फीडबैक देंगे, उनके पेरेंट्स को उसमें शामिल करेंगे, तो ये एक उद्देश्य इसका बताया जाता है। सी देखिएगा, टू सर्व एज ए गाइडिंग प्रिंसिपल, मूल्यांकन एक गाइडिंग प्रिंसिपल के रूप में होता है। किसके लिए? फॉर सेलेक्टिंग सुपरवाइजरी टेक्निक, जिससे कि उसको सुपरवाइजरी टेक्निक जिससे हम चीज़ों को सुपरवाइज करते हैं
उस टेक्निक को सेलेक्ट किया जा सके, ये भी सही बात है। बच्चों को सुपरवाइज करने के लिए किस टेक्निक को चुना जाए, उसके लिए भी मूल्यांकन क्या होता है, उपयोगी होता है। तो ऑल ऑफ दिस, ये सारे के सारे क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इनका ध्यान रखेंगे। ऑल ऑफ दिस का आंसर हो जाएगा। इवेल्युएशन इज द प्रोसेस ऑफ, इवेल्युएशन किस प्रकार की प्रक्रिया है, किसकी प्रक्रिया है। डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ अचीवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये क्या पढ़ रहे हैं, द पर्पज ऑफ इवेल्युएशन पढ़ रहे हैं। इवेल्युएशन किस बात को ध्यान में रख के किया जाता है, किस किस प्रकार के उद्देश्य उसके होते हैं। डिटरमाइन तय करता है, द एक्सटेंट किस हद तक अचीवमेंट हुआ है, उपलब्धि हुई है ऑब्जेक्टिव्स की। देखो, टीचर जब मूल्यांकन करता है तो उससे पहले वो लक्ष्यों का निर्धारण करता है, गोल सेट करता है, वो अपने टारगेट सेट करता है, गोल सेट करता है, और फिर उस गोल की कितनी प्राप्ति हुई, आपने जो अपना लक्ष्य रखा था उस लक्ष्य को कितना पाया गया, ये आप किस बात से जानते हैं, ये निश्चित रूप से आप इवैल्यूएशन के माध्यम से पता करते हैं कि आपने कितना, अपने ऑब्जेक्टिव्स को कितना पाया। तो अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करना, ये एक प्रोसेस है उसकी, ठीक है। ये कंपेयरिंग द आउटकम्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कंपेयर, आप कंपेयर करते हैं आउटकम्स, परिणाम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस जो आपने इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जो आपने पढ़ाया है, जो आपने टीचिंग करवाई है, जो आपने बच्चों को बताया है, वो आपके इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है। उनका आउटकम कितना, उनका परिणाम आया, इस बात को आप कंपेयर करते हैं। मैंने इतना बताया और बच्चों ने इतना ग्रहण किया, तो ये बात किससे पता चलती है, ये बात निश्चित रूप से इवैल्यूएशन से पता चलती है। तो इसका ये आंसर भी क्या है, सही है। और जब दो आंसर एकदम सही हो और एक ऑप्शन क्या हो, ऑल ऑफ दीज एक ऑप्शन हो, तो निश्चित रूप से फिर क्या होता है, ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाता है। तीसरा आंसर भी देखेंगे, असर्टेनिंग द क्वालिटी वैल्यू ऑफ आउटकम्स, क्वालिटी और वैल्यू दोनों, आउटकम परिणाम की दोनों देखते हैं, ये भी किस में देखते हैं। तो इवैल्यूएशन इज अ प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग द क्वालिटी वैल्यू ऑफ आउटकम्स, ये सारी चीजें इसमें क्या है, शामिल हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अपन द मेन पर्पज ऑफ असेसमेंट, ये सारे के सारे अभी जो हमने पहले क्वेश्चंस लिए हैं, इनमें उद्देश्य पर्पज बताने का प्रयास किया है। देखिए, टू मेजर अचीवमेंट ऑफ लर्नर्स, टू मेजर द अचीवमेंट ऑफ लर्नर्स, निश्चित रूप से ये इसका पर्पज होता ही होता है, किसका, असेसमेंट का। आप मेजर करते हैं, मापते हैं अचीवमेंट ऑफ लर्नर्स, आपके लर्नर्स ने कितना प्राप्त किया, ये आप समझ। टू गिव प्रैक्टिस इन राइटिंग ना, टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये भी इसका मकसद होता है। टू डिसाइड पास एंड फेल, ठीक है, ये भी इसका क्या होता है, मकसद होता है। द पर्पज ऑफ असेसमेंट इज, असेसमेंट से हम ये भी डिसाइड करते हैं पास और फेल कौन सा है। मेजर अचीवमेंट ऑफ लर्नर्स, ये भी देखते हैं। टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये भी हम इसका मकसद होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था, टू गिव प्रैक्टिस इन राइटिंग, तो इसका ये हो जाएगा द मेन पर्पज ऑफ असेसमेंट इज नॉट, नहीं है, इनमें से कौन सा मकसद नहीं है, तब तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, टू गिव प्रैक्टिस इन राइटिंग, ये इसका आंसर आ जाएगा जब आप उसको नहीं लिखेंगे तब, ठीक है। और मान लीजिए आपका क्वेश्चन यही है और इन्हीं में से आपको चुनना है, इन्हीं में से चुनना है, तब आप इस मेन पे फोकस करेंगे कि मुख्य उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य तो ये सारे हैं, लेकिन इनमें से मुख्य उद्देश्य कौन सा है, तब आप लिखेंगे ये है टू इम्प्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। आप बच्चे का अचीवमेंट मेजर कर रहे हैं, वो भी क्यों कर रहे हैं, उसकी लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए। पास फेल का डिसाइड होता है, वो भी क्या है। तो अगर एक ही पूछा जाए, मानो अगर ये मिस प्रिंट नहीं है, मानो ये मिस प्रिंट नहीं है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। और मानो इसमें पूछा गया कि कौन सा पर्पज नहीं है, तब आपका आंसर ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छाई से, बहुत गहराई से पढ़ने का प्रयास करेंगे। द टू एरियाज ऑफ सीसीई आर, सीसीई आप सब जानते हैं कौन सा, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन होता है। तो दो एरियाज कौन से हैं उसके, तो उसके दो एरियाज हैं, पहला स्कॉलिस्टिक और दूसरा को स्कॉलिस्टिक, शैक्षणिक और सह शैक्षणिक। सीसीई में दोनों चीज़ों का मूल्यांकन होता है, शैक्षणिक गतिविधियों का मूल्यांकन भी होता है और उसके साथ साथ सह शैक्षणिक गतिविधियों का मूल्यांकन भी होता है।
उसके बाद अपन देखेंगे ये कंप्रेहेंसिव इन सीसीई इंप्लाइज दैट, कंप्रेहेंसिव एक वर्ड होता है उसमें, कंटिन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव इवेल्युएशन होता है, कंप्रेहेंसिव इन है भैया ध्यान देना। कंप्रेहेंसिव इन सीसीई इंप्लाइज, इंप्लाइज कौन, इसका अर्थ क्या होता है, यानी कंप्रेहेंसिव से क्या मतलब होता है। देखो कंप्रेहेंसिव दो वर्ड है उसमें, एक तो है कॉन्टिन्यूअस और दूसरा कौन सा है, कंप्रेहेंसिव। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, सतत, लगातार कह दो या फिर क्या कह दो, सतत कह दो, ठीक है। किसी भी माध्यम से, फॉर्मल इनफॉर्मल, किसी भी माध्यम से आप बच्चे का लगातार मूल्यांकन करते हैं। जब वो क्लास में है तब उसका मूल्यांकन करते हैं, जब वो खेल ग्राउंड में है तब उसका मूल्यांकन करते हैं, जब वो पढ़ रहा होता है तब उसका मूल्यांकन करते हैं, तब वो अपने साथियों के साथ बातचीत कर रहा होता है तब उसका मूल्यांकन कर रहे होते हैं, यानी हर समय उसका क्या होता है, मूल्यांकन होता है। ये तो कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है। उसके बाद में कंप्रेहेंसिव, कंप्रेहेंसिव का मतलब होता है बच्चे की पर्सनालिटी के सभी एस्पेक्ट्स को जांचा जाता है, सभी एस्पेक्ट्स को। तो ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड्स पर्सनालिटी, एक बच्चे की पर्सनालिटी के सभी पहलुओं को, ठीक है। यदि आपको सभी पहलू ये ऑप्शन नहीं मिले, ऑल एस्पेक्ट्स और क्या मिल जाए, स्कोलिस्टिक एंड को स्कोलिस्टिक मिल जाए, तो सामान्यतः को स्कोलिस्टिक और स्कोलिस्टिक में भी क्या आ जाते हैं, सभी पहलू आ जाते हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, एक होता है होलिस्टिक, HOLISTIC, होलिस्टिक का मतलब भी क्या होता है, समग्र होता है। तो ये अगर वर्ड कहीं मिल जाए आपको तो ये इसका आंसर हो सकता है। अब अभी ऑप्शन देखते हैं, ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड्स पर्सनैलिटी हैव टू बी ऑब्जर्व्ड, ठीक बात है ये। स्कोलिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड्स पर्सनैलिटी हैव टू बी ऑब्जर्व्ड, व्हाई स्कोलिस्टिक ओनली, स्कोलिस्टिक एंड को स्कोलिस्टिक। नॉन स्कोलिस्टिक ये कोई मतलब नहीं है, स्टूडेंट शुड बी असिस्ट रेगुलरली, इसको रेगुलरली नहीं कहेंगे, रेगुलरली कहेंगे। तो ये जो है ये कंप्रेहेंसिव का आंसर नहीं है, ये कॉन्टिन्यूअस का आंसर है, ठीक है। ये असिस्ट रेगुलरली वाला कॉन्टिन्यूअस का आंसर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असेसमेंट टूल फॉर लर्निंग लैंग्वेज, इनमें से कौन सा असेसमेंट टूल नहीं है, नीचे दिए हुए असेसमेंट टूल कौन सा नहीं है। तो ये देखिएगा, असाइनमेंट असेसमेंट टूल है, नो डाउट। पोर्टफोलियो असेसमेंट टूल है। होता क्या है ये पोर्टफोलियो, इसमें बच्चे का रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है, कौन बच्चा कितना कैसे। ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल नहीं हो तो क्या है, ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्टूडेंट। तो ऑब्जर्वेशन इज ऑल्सो ए टूल ऑफ असेसमेंट। ये रेलिया, ये क्या होता है, रेलिया ये एक असेसमेंट टूल नहीं होता है, ये ऑडियो विजुअल एड्स में इसकी गिनती आती है। ऑडियो विजुअल एड्स, जो भी चीज़ अपन दिखाते हैं, ठीक है, जिस तरीके से अपनी चेयर टेबल दिखानी है, कोई समझाना है और क्लास में चेयर है टेबल है, इसकी जो एग्जांपल्स अपन दे रहे हैं वो सब क्या है, रिलिया है। तो दिस मस्ट बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इवेल्युएशन, इनमें से कौन सा इवेल्युएशन के बारे में सही है। इट ओनली डिलीवर्स जजमेंट, देखो ये ओनली वाला जो मामला है ना, ये ज़्यादातर जगह इनकरेक्ट होता है। ओनली वाला मामला कि सिर्फ इतना ही ऐसा ही करता है, डज नॉट सजेस्ट इम्प्रूवमेंट, सिर्फ क्या दे, जजमेंट दे और इम्प्रूवमेंट सजेस्ट नहीं करे, ऐसा इवेल्युएशन नहीं है। इवेल्युएशन में दोनों चीज़ें होती हैं, वो आपके ऊपर जजमेंट, मूल्यांकन जजमेंट करता है और उसके बाद में रिकमेंडेशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव वर्क, रिकमेंडेशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव वर्क का मतलब होता है इम्प्रूवमेंट, और रिकमेंडेशंस होती हैं किसके लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए रिकमेंडेशंस होती हैं। तो ये बात तो ठीक नहीं है इसमें। फॉर्मेटिव एंड समेटिव वर कॉइंड बाय नॉर्म चॉम्स्की, नहीं, ठीक है, नॉर्म चॉम्स्की ने इसको, ये जो टर्म्स थी कॉइन, ये नॉर्म चॉम्स्की नहीं की थी। नॉर्म चॉम्स्की का जो मतलब होता है वो CLT से है, ठीक है। CLT का पहला रेफरेंस जो दिया था वो किसने दिया था, नॉर्म चॉम्स्की ने दिया था। और CLT का जो कॉन्सेप्ट दिया था, ध्यान देंगे, CLT का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो कॉन्सेप्ट किसने दिया था, डेल हेम्स ने दिया था। किसने दिया था भाई, डेल DELLHYMES, डेल हेम्स ने दिया था। तो ये बात भी क्या नहीं है, सही नहीं है। तो फॉर्मेटिव और समेटिव वर्ड जो किसने दिए थे, वो दिए थे माइकल स्क्रीवेन ने, MICHAEL, माइकल SCRIVEN, माइकल स्क्रीवेन नाम के आदमी ने ये दो टर्म दी थी, कौन कौन सी, फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट। तो ये बात भी ठीक नहीं है। सी ऑप्शन देखिएगा,
इट इज अप्लीकेबल ड्यूरिंग एंड एंड एट द एंड ऑफ टीचिंग प्रोग्राम। ये बात ठीक है कि ये अप्लीकेबल है कहाँ, ड्यूरिंग द टीचिंग प्रोग्राम एंड एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम, दोनों समय ये है। इसको देखो, इवेल्युएशन क्या है, ड्यूरिंग द प्रोग्राम भी होता है और कहाँ होता है, एंड ऑफ द प्रोग्राम भी होता है, क्योंकि फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों किसके मेथड्स हैं, किसके पार्ट्स हैं, इवेल्युएशन के। तो फॉर्मेटिव कहाँ होता है ड्यूरिंग, और समेटिव कहाँ होता है एट द एंड। तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा। इट इज बाई ऑल मीन्स ऑप्शनल, ये पूर्णतः ऑप्शनल है, नहीं ऑप्शनल नहीं है, इवेल्युएशन ऑप्शनल नहीं है। ऐसा नहीं है कि इवेल्युएशन आप चाहें तो मूल्यांकन हो और नहीं हो, नहीं, इट इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशनल सिस्टम। आप याद रखेंगे ये, इट इज एन असेंशियल पार्ट ऑफ ESSENTIAL, इट इज एन असेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम। एजुकेशनल प्रोग्राम का अति आवश्यक हिस्सा है ये, इंटीग्रल पार्ट, INTEGRL, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये सतत चलने वाला है। ठीक है, ये मूल्यांकन जो होता है, और चीज ध्यान रखेंगे, जब हम आपको सिर्फ असेसमेंट पढ़ाते हैं, मेजरमेंट पढ़ाते हैं, तो मेजरमेंट में सिर्फ क्वांटिटी देखी जाती है और इवेल्युएशन में क्या है, क्वालिटी देखी जाती है। लेकिन जब एग्जाम में आपको इवेल्युएशन पूछा जाए, क्योंकि इवेल्युएशन में ये दोनों चीज़ें शामिल होती हैं, कौन कौन, असेसमेंट और मेजरमेंट, दोनों किस में शामिल होती हैं, इवेल्युएशन में शामिल होते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि इवेल्युएशन इज, तो आप बताएंगे कि इवेल्युएशन न केवल क्वांटिटेटिव होता है बल्कि क्वालिटेटिव भी होता है, न केवल क्वालिटेटिव होता है बल्कि क्वांटिटेटिव भी होता है। हु कॉइन्ड द टर्म फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट, किसने ये टर्म कॉइन की थी, तो अभी हमने जिक्र किया था कि ये जो टर्म थी वो माइकल स्किवेन ने की थी। डेल हेम्स का संबंध CLT से है, ये ध्यान देंगे। नॉम चॉम्स्की का संबंध भी किससे है, CLT से है, लेकिन इसने रेफरेंस दिया था और कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये दिया था डेल हेम्स ने। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। द नेचर ऑफ फॉर्मेटिव इवेल्युएशन इज, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन का जो नेचर होता है वो डेवलपमेंटल होता है। डेवलपमेंटल का मतलब होता है कि ये निरंतर विकास की तरफ रहता है, ये बच्चे को फीडबैक देता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट में हम बच्चे को फीडबैक देते हैं, ठीक है, और वो क्या करता रहता है, इंप्रूव करता रहता है, ये उसका मकसद होता है। टर्मिनल नहीं होता है, टर्मिनल का मतलब तो वहाँ आके हम रुक गए, टर्मिनेट कर दिया गया। तो ये जो होता है ये किसका होता है, समेटिव का नेचर होता है। फॉर्मल और इनफॉर्मल, ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, कई बार एग्जाम से पूछते हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर्मल होता है या इनफॉर्मल होता है, तो दोनों प्रकार के होते हैं, फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। आपको किसी प्रकार की कोई क्वेश्चन और पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बता दें। कंप्लीट द फॉलोइंग बाय सेलेक्टिंग करेक्ट अल्टरनेटिव, आपको ये कंप्लीट करना है। सेलेक्ट फीडबैक इज एन इंडिपेंडेंट एक्टिविटी, बिल्कुल नहीं है, स्वतंत्र प्रक्रिया नहीं है। पार्ट ऑफ द टीचिंग प्रोसेस, बिल्कुल ठीक है, उसका पार्ट है। एट द एंड ऑफ टीचिंग प्रोसेस, एंड में ही फीडबैक दे, ऐसा कुछ नहीं है। यूजलेस एक्टिविटी, नहीं यूजलेस तो बिल्कुल नहीं है, यूजफुल एक्टिविटी है। फीडबैक इज नेसेसरी, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑल फॉर्मेटिव टास्क आर मीन्ट फॉर असेसमेंट, सारे के सारे फॉर्मेटिव टास्क जो होते हैं वो असेसमेंट के लिए होते हैं। आगे देखते हैं क्या है। फॉर्मेटिव असेसमेंट टू बी इफेक्टिव मस्ट बी कंडक्टेड ओनली आफ्टर टीचिंग, नहीं, फॉर्मेटिव असेसमेंट आफ्टर टीचिंग का तो कोई मकसद नहीं है। फॉर्मेटिव का तो कहाँ है, दौरान भी रहता है। उसके बाद देखिएगा, तो ये तो बिल्कुल ही सही नहीं है। वाइल ऑल फॉर्मेटिव टास्क आर मीन्ट फॉर इम्प्रूविंग टीचिंग लर्निंग, ये ठीक बात है। फॉर्मेटिव जो टास्क होते हैं उनका मकसद होता है इम्प्रूव करना। सम आर, उनमें से कुछ यूज्ड फॉर असेसमेंट टू, उनमें से कुछ का उपयोग असेसमेंट के लिए भी किया जाता है। तो ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, सारे के सारे असेसमेंट के लिए नहीं होते हैं, किसके लिए होते हैं, इम्प्रूव के लिए होते हैं, लेकिन कुछ ये फॉर्मेटिव असेसमेंट हेल्प अस टू ग्रेड स्टूडेंट्स इन गुड एवरेज, नो दिस इज नॉट फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट, दिस इज फॉर समेटिव असेसमेंट। ये समेटिव असेसमेंट में होता है कि वो हमें हेल्प करता है बच्चों को ग्रेड देने में। जहाँ कहीं ग्रेड का जिक्र आ जाए तो वो किसके लिए होगा, वो होगा समेटिव असेसमेंट, समेटिव इवेल्युएशन के लिए होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पर्पज ऑफ इवेल्युएशन इन एजुकेशन, इनमें से कौन सा एक मकसद नहीं है
इवेल्युएशन का एजुकेशन में। असेसमेंट ऑफ अटेनमेंट्स, अटेनमेंट उपलब्धि होती है, अचीवमेंट कह दो, अटेनमेंट कह दो। मेजरमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ टीचिंग मेथड्स, कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द पेरेंट्स ऑफ द लर्नर्स, डायग्नोज डिफिकल्टीज। यहाँ से शुरू करते हैं। डिफिकल्टीज डायग्नोज तो मकसद होता ही होता है, आप बच्चे को इवेलुएट करेंगे, उसमें कहाँ समस्याएं आ रही हैं, या आप उसको डायग्नोज करेंगे, उसके बाद फिर उसको रेमेडियल टीचिंग देने का मकसद होता है। मेजरमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ टीचिंग मेथड्स, टीचिंग मेथड्स ने कितनी वैल्यू, उनकी वैल्यू जांचने के लिए देखो आपने जो टीचिंग मेथड्स यूज किए हैं उनको जांचा जाता है, निश्चित रूप से ठीक बात है। असेसमेंट ऑफ अटेनमेंट्स, बच्चे को कितनी उपलब्धि हुई है, उसने कितना ग्रहण किया है, ये भी जांचा जाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये नहीं होता है इसमें। पेरेंट्स के बारे में जानकारी लेना हमारा कोई मकसद नहीं है। पीयर इवैल्यूएशन टेक्स प्लेस व्हेन, पीयर इवैल्यूएशन का मतलब होता है साथी मूल्यांकन, अपने साथी जो है। इसमें होता क्या है कि एक बच्चा अपने साथी बच्चे को मूल्यांकन करता है, उसका मूल्यांकन करता है। तो स्टूडेंट्स वर्क इज इवेल्युएटेड बाय वन और मोर स्टूडेंट्स ऑफ हिज ग्रुप, तो ये बिल्कुल सही आंसर है इसका। नीचे वाले आप देखेंगे तो भी कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। डेफिनेशन इसकी यही है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 17, इवैल्यूएशन इज इन टीचिंग प्रोग्राम, इवैल्यूएशन इन ए टीचिंग प्रोग्राम कब होता है इवैल्यूएशन? टेक्स प्लेस ओनली एट द एंड ऑफ द ईयर, टेक्स प्लेस ओनली एट द एंड ऑफ द लेसन, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड goes ऑन ड्यूरिंग लेसन्स ऑल्सो। ये इसका सही आंसर है। अभी थोड़ी देर पहले हम बता रहे थे इवैल्यूएशन क्या है। इवैल्यूएशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इवैल्यूएशन क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, ये ड्यूरिंग द लेसन भी होती है और एंड ऑफ द लेसन भी होती है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। इट इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग, नहीं, इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग। इवैल्यूएशन में 3-4 चीजें आप ध्यान में रखेंगे। इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग, इट इज ड्यूरिंग एंड एट द एंड ऑफ द लेसन, ये भी ठीक है। इट इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ये भी ठीक है। ये टीचर्स का मूल्यांकन करती है, बच्चों का मूल्यांकन करती है और एजुकेशनल प्रोग्राम का मूल्यांकन करती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, कुछ चीजें आप लोगों के दिमाग में बहुत अच्छे से सेट हो जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, एन अटेनमेंट टेस्ट एम्स टू मेजर, अटेनमेंट टेस्ट या अचीवमेंट टेस्ट ही होता है, बच्चे का नॉलेज चेक करता है। तो कहाँ है इसमें, कहीं कहीं मिल जाएगा आपको। हाउ मच लर्नर हैज लर्नड और वॉट हैज बीन टॉट, बच्चे ने कितना सीखा है जो उसको सिखाया गया है। हाउ मच ए लर्नर नीड्स टू लर्न, कितना उसको पास करने के लिए चाहिए। स्पीकिंग एबिलिटी नहीं है, टीचिंग एबिलिटी ऑफ द टीचर, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा कि बच्चे को जो सिखाया गया है उसने बच्चे ने कितना सीखा है। दिस इज इवेल्युएटेड इन एन अटेनमेंट टेस्ट। आगे देखिएगा, इवेल्युएशन इन एजुकेशन इज, इवेल्युएशन एजुकेशन में कंटिन्यूअस होता है। देखिए कहीं कहीं मिल जाएगा इसमें, पहला देखिए कंटिन्यूअस बट नॉट कम्युलेटिव, ये नहीं होगा, कम्युलेटिव भी होता है। कम्युलेटिव बट नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है, बहुत कंटिन्यूअस एंड कम्युलेटिव ही आ जाएगा इसमें। मैंने अभी बताया कि समग्र होता है, सभी चीज़ों का मूल्यांकन करता है। कम्युलेटिव का मतलब ये होता है, और कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है कि वो निरंतर चलता रहता है। तो ये चीज़ें आप लोग इसमें ध्यान देंगे। ऊपर देखो एक क्वेश्चन आया था, कई बच्चों कंफ्यूज हो जाएगा, सर ऊपर आपने पूछा था, तो वो अपने को 2 असेसमेंट मेथड्स पूछे थे, तो हमने उसमें क्या लिखा था, फॉर्मेटिव और समेटिव पूछे थे। कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन रेफर्स टू द असेसमेंट ऑफ, कंप्रेहेंसिव, कंप्रेहेंसिव व्यापक, समग्र, कंप्रेहेंसिव का मतलब होता है इंक्लूसिव, सभी चीज़ों को शामिल करते हुए। तो कंप्रेहेंसिव में क्या मतलब होता है, समेटिव नहीं। को करिकुलर एक्टिविटीज़ तो होती हैं, एकेडमिक सब्जेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन बहुत स्कॉलिस्टिक एंड को स्कॉलिस्टिक ये तो होते ही हैं एकेडमिक, लेकिन इनके साथ साथ नॉन एकेडमिक भी होते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं तो एकेडमिक भी होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहुत स्कॉलिस्टिक एंड को स्कॉलिस्टिक एरियाज। क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट इज और एन, क्या क्राइटेरिया होता है असेसमेंट का, तो स्कोरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स, क्वेश्चन, तो असेसमेंट गाइडलाइंस लिख लेंगे हम इसमें, असेसमेंट गाइडलाइंस। क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट इज एन, स्कोरिंग की, असेसमेंट गाइडलाइंस, क्वेश्चंस, जनरल इंप्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स एबिलिटी, ये इसका सही आंसर है।
आपका क्या क्राइटेरिया रहना चाहिए, आप बच्चे को असेस कर रहे हैं तो क्या है, तो होगा जनरल इंप्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स एबिलिटी, स्टूडेंट के भी, क्योंकि तो सारे ही हो जाएंगे, नहीं तो असेसमेंट गाइडलाइन भी हो जाएगा, स्कोरिंग भी हो जाएगा, क्वेश्चनर भी हो जाएंगे, ये तो तीनों क्या है, टूल्स हैं, और ये हमारा क्या हो जाएगा, क्राइटेरिया हो जाएगा। इस क्राइटेरिया को इन टूल से हम क्या कर सकते हैं, जज कर सकते हैं, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा भाई। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा सही नहीं है। एप्टीट्यूड टेस्ट गिव्स यू गाइडलाइंस टू शो इफ ए लर्नर हैज एबिलिटी टू लर्न ए गिवन सब्जेक्ट। दूसरा, प्रोफिशिएंसी टेस्ट मेजर्स द एबिलिटी ऑफ द लर्नर्स, ये भी है। डायग्नोस्टिक टेस्ट आर नॉट यूजफुल इन प्लानिंग रेमेडियल एक्टिविटीज, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। अचीवमेंट टेस्ट इंडिकेट्स द लेवल ऑफ द अचीवमेंट, ये भी ठीक है। एप्टीट्यूड टेस्ट ये चेक करता है। प्रोफिशिएंसी टेस्ट उसकी एबिलिटी को चेक करता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट आर नॉट यूजफुल, यूजफुल है, ये नोट लिखा हुआ ऐसा नहीं है, यूजफुल है किसमें, प्लानिंग रेमेडियल एक्टिविटीज को। आगे देखेंगे अपन। मल्टीपल चॉइस आइटम कंसिस्ट ऑफ, मल्टीपल चॉइस में जो आइटम्स होते हैं, सेट ऑफ क्वेश्चंस, ऑप्शन टू चूज द क्वेश्चंस, सीक्वेंस ऑफ ग्रामेटिकल एरर्स, स्टेम एंड सेट ऑफ क्वेश्चंस। देखो मल्टीपल चॉइस में होता क्या है, ये अभी जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं अपन, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो इसमें ये जो है स्टेटमेंट, इसको तो स्टेम कहते हैं, STM स्टेम कहते हैं, और ये जो सारे हैं ये क्या कहते हैं, सेट ऑफ ऑप्शंस भी कहते हैं। इसमें सही वाले को आंसर कहते हैं और बाकी को डिस्ट्रैक्टर्स कहते हैं, DISTRACT, बाकी को क्या कहते हैं, डिस्ट्रैक्टर्स कहते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट मींस, स्टैंडर्डाइज्ड का मतलब होता है समेटिव, ये ध्यान रखेंगे आप लोग इसको। द मोस्ट इंपोर्टेंट पर्पज ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इज, फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य मकसद क्या होता है, टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ द टीचर्स इन द स्कूल, टू प्रोवाइड क्वालिटेटिव फीडबैक ऑफ द स्टूडेंट्स लर्निंग, इसको टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑफ बेस्ट स्टूडेंट, ये भी नहीं है। टू स्कोर रैंक, ये भी नहीं है। देखो फॉर्मेटिव का मकसद ही क्या होता है, फीडबैक देना होता है, तो इसमें हमने ये वर्ड ले लिया है फीडबैक, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। यूनिट टेस्ट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ, यूनिट टेस्ट फॉर्मेटिव की एक्सप्रेशन होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ए टीचर आस्क द स्टूडेंट्स टू असेस देयर क्लासमेट, अपने क्लासमेट को असेस किया जाए ड्यूरिंग ए डिबेट, यानी एक स्टूडेंट अपने क्लासमेट को असेस करे, तो ये इसके कीवर्ड हमने ढूंढ लिए हैं, यानी एक स्टूडेंट दूसरे को असेस कर रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पीयर असेसमेंट हो जाएगा। पीयर असेसमेंट, अपने साथी का मूल्यांकन, इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन फॉर्मेटिव असेसमेंट, इनमें से कौन सा फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं है। अनेक्डोटल रिकॉर्ड फॉर्मेटिव है, पोर्टफोलियोज है, ओरल टेस्टिंग, ये सब फॉर्मेटिव हो सकते हैं, लेकिन टर्म एंड असेसमेंट नहीं होता है, यानी सेशन के अंत में जो असेसमेंट होता है वो फॉर्मेटिव नहीं होता है, वो कौन सा होता है, समेटिव होता है, SUMMETA, वो समेटिव होता है। असेसमेंट इज, असेसमेंट कैसा होता है, जजमेंटल होता है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है, प्रोसेस ओरिएंटेड होता है, बोथ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है। असेसमेंट दोनों होते हैं, असेसमेंट में प्रोडक्ट और प्रोसेस दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। असेसमेंट में आप किस प्रकार से बच्चे का मूल्यांकन करते हैं और व्हाट डू यू गेट आफ्टर इवेलुएटिंग ए स्टूडेंट, दोनों चीज़ें किस में शामिल होती हैं, असेसमेंट में शामिल होती हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे इसमें। A diagnostic test in English. Diagnostic test English will help the language teacher to identify. Diagnostic test क्या आइडेंटिफाई करता है, देखते हैं क्या आइडेंटिफाई करता है। इसके ऑप्शंस अपन देखने की कोशिश करेंगे। इंटेलिजेंट लर्नर्स, नहीं, ऐसा कोई उसका मकसद नहीं होता है। स्लो लर्नर्स, ये तो ठीक बात है। लर्निंग डिफिकल्टीज द लर्नर फेस इन इंग्लिश, द टॉपिक विच हैज़ नॉट बीन लर्न बाय हार्ट, ये भी नहीं है। तो डायग्नोस्टिक जो टेस्ट होता है वो क्या करता है, स्लो लर्नर्स को ढूंढता है, ठीक है, तो ये डायग्नोस्टिक टेस्ट का आंसर हो जाएगा। इवैल्यूएशन डज नॉट असर्टेन, इवैल्यूएशन इनमें से किस बात को तय नहीं करता है। द एजुकेशनल स्टैंडर्ड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, द ये तो करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैंडर्ड ऑफ इंस्टीट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन उसका मतलब नहीं है। द टीचिंग स्टैंडर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स, ये भी करता है। और द इफिशियंसी ऑफ द टीचर्स, ये भी करता है। तो इन चारों में से जो ऑप्शन सही नहीं है वो ये ऑप्शन सही नहीं है। आगे देखते हैं। टू कवर ऑल कॉस्ट इन मिनिमम टाइम,
कवर, पूरे कोर्स को कवर किया जाए, मिनिमम टाइम में किया जाए, विच टाइप ऑफ क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड, तो इस प्रकार को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहते हैं हम, ठीक है। ये बेस्ट क्वेश्चंस माने जाते हैं, ऑब्जेक्टिव माने जाते हैं, इसमें किसी प्रकार की प्रेजुडिस नहीं होती है, टीचर को किसी प्रकार का भेदभाव करने का अवसर नहीं मिलता है, तो ये बेस्ट मेथड माना जाता है। इसमें जल्दी से जल्दी सारे सिलेबस को कवर किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, सही है। While all formative tasks are meant for improving teaching learning, some are used assessment too. All formative assessment, ये पहले भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये ठीक है। इसमें all formative tasks are meant for assessment नहीं। Assignment need to be given as class work followed by homework. Assignment दिया जाना चाहिए क्लास वर्क के रूप में, किसके बाद, होमवर्क के बाद में, नहीं ऐसा तो नहीं है। टू प्रोवाइड, ये भी नहीं। फॉर्मेटिव असेसमेंट टू बी इफेक्टिव मस्ट बी कंडक्टेड ओनली आफ्टर टीचिंग, नहीं, ओनली आफ्टर नहीं, ड्यूरिंग टीचिंग भी होता है, तो ये इसका नहीं है, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ए टेस्ट विच इज एडमिनिस्ट्रेटेड एट द एंड ऑफ ए लैंग्वेज कोर्स, जो लास्ट में होता है वो कौन सा होता है, फॉर रेमेडियल टीचिंग, रेमेडियल टीचिंग के लिए, ठीक है, तो वो कौन सा होता है, A test which is administered at the end of a language course for remedial teaching. Remedial teaching के लिए अंत में जो टेस्ट होता है वो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, जिससे बच्चे में कमियां जो होती हैं उनको देखा जाता है और उसके बाद फिर उसको remedial teaching दी जाती है। Choose the test item which is most suitable to test grammatical ability of the learners. Grammatical ability learner की चेक करने के लिए सबसे suitable कौन सा है, ऐसे टाइप नहीं, शॉर्ट आंसर टाइप, ग्रामर का क्या मतलब है, जेनरेटिव टाइप्स, और इसका सही आंसर है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू टेस्टिंग, टेस्टिंग के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। टेस्ट मेजर्स द एक्सटेंट ऑफ स्टूडेंट्स अचीवमेंट ऑफ द, ये तो सही बात है, पढ़ लीजिए पूरा इसको। टेस्ट मेजर्स द एक्सटेंट ऑफ स्टूडेंट्स, किस सीमा तक बच्चों ने उपलब्धि हासिल की है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स में। टू टेस्ट डायग्नोज स्टूडेंट्स वीकनेस, ये भी ठीक बात है, टेस्ट का मकसद होता है ये भी। टेस्ट डू नॉट प्रोवाइड एनी फीडबैक टू द टीचर, ये सही नहीं है, फीडबैक टीचर को भी देते हैं। टेस्ट हेल्प टू रैंक एंड प्रमोट स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, ये भी सही है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी इवेल्युएटेड इन एजुकेशन, इनमें से कौन सी चीज़ को इवेल्युएट किया जाता है। इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, बिल्कुल पढ़ाई को किया जाता है। परफॉर्मेंस ऑफ द टीचर, ये भी किया जाता है। एजुकेशनल प्रोग्राम, ये भी किया जाता है। लर्नर्स लर्निंग, ये भी की जाती है, तो इसका हो जाएगा ABCNT। ये आप पे ध्यान दीजिएगा, इसमें अलग अलग भी पूछते हैं, किसी बार एक ये पूछ लिया, किसी बार एक ये पूछ लिया, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इवेल्युएशन इज कंसर्न्ड विथ, इवेल्युएशन का संबंध किससे होता है। टीचिंग स्ट्रेटेजीज, मेथड्स ऑफ टेक्निक, इससे तो होता है बिल्कुल। क्लासरूम डेकोरेशन से नहीं होता है। फैसिलिटीज प्रोवाइड इन द क्लास, इससे भी नहीं होता है। एडमिनिस्ट्रेशन से भी नहीं होता है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मॉनिटर द लर्निंग प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंस्ट्रक्शन। ड्यूरिंग द फीड का मतलब होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, बस इतना ही देखिएगा। ड्यूरिंग वर्ड कहाँ लिखा हुआ है, ये वर्ड ड्यूरिंग लिखा हुआ है, और जहाँ भी ड्यूरिंग लिखा हुआ है आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखते हैं द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ समेटिव इवेल्युएशन इज, समेटिव इवेल्युएशन का मकसद होता है ग्रेड देना, मेन मकसद इसका यही होता है, तो कहीं न कहीं से मिल जाएगा। टू असाइन ग्रेड्स टू द पीपल्स, ये इसका मकसद होता है। टू असेस लर्निंग एक्सपीरियंस इन द क्लासरूम सिचुएशन, ये फॉर्मेटिव होता है। इवेल्युएट बिहेवियरल चेंज, CC वगैरह में देखते हैं, फॉर्मेटिव में भी देखते हैं। फिजिकल फिटनेस, ये इसका मकसद नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इवेल्युएशन, इनमें से कौन सा इवेल्युएशन के बारे में सही है। इवेल्युएशन हेल्प टू बिल्ड एन एजुकेशनल प्रोग्राम, असेस इट्स अचीवमेंट, एक एजुकेशन प्रोग्राम बनाने में सहायता करती है, इसके अचीवमेंट को असेस करती है, फिर इम्प्रूव करती है अपॉन इट्स इफेक्टिवनेस, कितना प्रभावशाली रहा उसको इम्प्रूव करते हैं। सर्व एज एन इनबिल्ट मॉनिटर, इवेल्युएशन इनबिल्ट मॉनिटर होता है विद इन द प्रोग्राम, प्रोग्राम के दौरान टू रिव्यू द प्रोग्रेस, उसकी प्रोग्रेस की समस्या करने में, इन लर्निंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये भी सही बात है। इवेल्युएशन इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस एंड ए पीरियोडिक एक्सरसाइज,
कंटिन्यूस प्रोसेस चलती रहती है और पीरियोडिक एक्सरसाइज भी है, समय समय में हम समेटिव करते हैं, फॉर्मेटिव कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। तो ये ऑल ऑफ दीज है। देखो इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखना, यहाँ से कहीं न कहीं से कोई न कोई ऑप्शन इसका किसी भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इवेल्युएशन, इनमें से कौन सा इवेल्युएशन के बारे में सही है। ये क्वेश्चन हमने ऑल ऑफ दीज इनका आंसर है, तो ये इसलिए बनाए हैं ताकि आपको ये टॉपिक जो है ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। इवेल्युएशन इज कंसर्न विद असेसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग, टीचिंग की इफेक्टिवनेस देखता है, टीचिंग स्ट्रेटेजीज को देखता है, मेथड्स और टेक्निक को देखता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। इट प्रोवाइड्स फीडबैक टू द टीचर्स अबाउट देयर टीचिंग एंड लर्नर्स अबाउट देयर लर्निंग, ये भी ठीक बात है। बच्चों को अपनी लर्निंग का और टीचर को उसके टीचिंग का फीडबैक देता है। द इम्प्रूवमेंट इन कोर्स करिकुलम टेक्स्ट टीचिंग मटेरियल इज ब्रॉट अबाउट, ये सारे भी इसके मकसद होते हैं कि करिकुलम में सुधार किया जाए, टेक्स्ट में, टीचिंग मटेरियल में, इज ब्रॉट अबाउट विद द हेल्प ऑफ इवेल्युएशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट इवेल्युएशन, इनमें से कौन सा इवेल्युएशन के बारे में सही नहीं है।